नमस्कार, इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संजय पासवान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और बिहार भाइयों भाइयों और बहनों को पता है कि बिहार में इस वक्त चुनावी बयार बह रही है और इस पर डॉक्टर संजय पासवान से हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया नैरेटिव में। धन्यवाद धन्यवाद। तो पहला सवाल संजय जी आपसे यही है कि मुझे अभी भी याद है कि 2015 में एक नारा बहुत गूंजा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार हालात थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो 2015 में जिस तरह से नीतीश लालू के साथ जा गए, आपसे गठबंधन तोड़ा, उसके बाद उनकी सरकार चली, फिर वापस आए, तो क्या ग्राउंड लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू में क्या उस तरह के आपस में तालमेल है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वो दुनिया की पॉलिटिक्स में इट्स वेरी कॉमन, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आप जानते हैं कि 3 टर्म से लगातार हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सरकार हमारी रही है और एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करना, उसको बहुत हद तक काटने की कला लोग सीखे, एनडीए से सीखे, भाजपा से सीखे, ये देखा आपने। इसलिए जिस टोन टेनर पे बिहार का चुनाव शुरू हुआ था वह टोन टेनर चेंज हुआ है अब। तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था पहले, लेकिन हमें लगता है कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो शुरू हुआ है, जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी को हम लोगों ने बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज किया है। क्योंकि चुनाव के मुद्दे, देखिए बिहार क्या है कि बिहार देश भर के लिए एक लेबोरेटरी है। वो चाहे लेबोरेटरी हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स का हो, सोशलिस्ट के पॉलिटिक्स का हो, कास्ट के पॉलिटिक्स का हो, या लैंड के पॉलिटिक्स का हो, तो क्लास कास्ट का पॉलिटिक्स का एक लेबोरेटरी रहा है बिहार। और देश दुनिया की नजर इस पे होती है और बिहार कई इंडिकेशन, संकेत बिहार पहले देता है, देश बाद में करता है। यह जो है, इसीलिए कुल मिला करके और एक नया नारा जो है, जो डेवलपमेंट की बात, जस्टिस की बात था, जैसे पिछले आप देखें कि सामाजिक न्याय का नारे पे लालू जी और उनके लोगों ने काफी कुछ हद तक ये किया, लेकिन वो सामाजिक न्याय का नारा ऐसा नहीं था। सामाजिक न्याय के मतलब वो बिल्कुल कास्ट पॉलिटिक्स था वो। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट दोनों को साथ लेके जाए। इसलिए हमें लगता है कि कोई हमारे खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। हम सब पुनः सरकार में भारी बहुमत से आएंगे और पिछली बार से अधिक सीट हम सब लोग जीतेंगे। आपको क्या लगता है जी, बिहार में इस बार एनडीए किसके किसके बूते चुनाव में मैदान में है? क्या नीतीश के वो बहार पर है या मोदी की लहर पे? देखिए दोनों ही है। हम लोगों ने तय किया कि मोदी की लहर भी है और नीतीश की बहार भी है, ये दोनों स्थिति है। और निश्चित तौर से हम ये मानते हैं कि इन दोनों का जो संतुलन बना है वो संतुलन है। और ये कह लें कि साहब विकास, मोदी के नाम से विकास जुड़ा हुआ है और न्याय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, वो चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विकास और न्याय का, वो अद्भुत रंग ला रहा है। और आप जानते हैं पिछली बार चुनाव आरजेडी जेडीयू का था, इसलिए हम लोग नहीं मानते कि एंटी इनकम्बेंसी हम लोग पे, मतलब ये तीसरा एंटी इनकम्बेंसी होगा। अब ये नहीं मानेंगे साहब कि सरकार हमारी पिछली बार चूंकि जदयू और आरजेडी का ये था, इसलिए हम सब लोग को वह भी फायदा है कि वह एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए हो सकता है रहा, अगर वो रहते। हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है। हम सब लोग, इसलिए मैं मानता हूं कि अभी बिल्कुल नए ढंग से और जो कुछ आपस में गलतफहमियां थी हम लोग आपस में, वो भी दूर कर लिया गया है। इसलिए बहुत बेहतर ढंग से हम लोग अपने आप को प्लेस कर रहे हैं और आगे आने वाले समय हम लोग का जो पोजिशनिंग होने वाला है, पिछली बार से बेहतर हम लोग का रिजल्ट होने वाला है। जी, संजय जी, जनता में एक बात बहुत जोरों से जनता के बीच एक चर्चा चल रही है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज है। लेकिन चूंकि विकल्प में जो आरजेडी है, शायद आरजेडी ने विपक्ष के तौर पर अपने आप को इस तरह से अपना वो नहीं कर पाई, या यूं कहें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार के चुनाव में कि लालू यादव सीन में नहीं है, तो लालू यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी
आरजेडी जो है विपक्ष उतनी मजबूत तौर पे विकल्प नहीं पेश कर पा रही है जिसका फायदा इंडिया को मिलने वाला है। ऐसा नहीं लग रहा, लोग ये भी कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव एजेंडा नहीं है जिसके बलबूते आप कहें कि आप चुनाव जीत रहे हैं और जनता आपके साथ खड़ी है। इसके पीछे दो बातें और बताऊंगा आपको मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि कोरोना काल में ये सबसे बड़ा चुनाव है। कोरोना काल में अभी तक कोई चुनाव हुआ नहीं है, और कोरोना काल में जिस तरह की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ी है, जिस तरह से लाखों मजदूर जो है बिहार में वापस गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए सरकार ने ऐसा कुछ किया है और इतनी इंतजाम किए हैं, या जो लोगों के बीच में जो जो कोरोना के बाद जो दिक्कतें आई हैं उन दिक्कतों को दूर करने में सफल रही है जिसका फायदा मिलेगा, या कमजोर विपक्ष का फायदा उसके तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम क्यों इस बात को मानेंगे कि विपक्ष कमजोर है, उसके बाद भी है। देखिए, विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस कोरोना काल में, कोरोना चूंकि एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, और इस आपदा में जो भूमिका हमारे केंद्र की सरकार ने निभाया है, और जिस ढंग का एक सपोर्ट कहें, सहयोग कहें, मदद कहें, सहायता कहें, रिलीफ कहें, जो केंद्र की सरकार ने बिहार गवर्नमेंट को दिया है, यह अद्भुत है। और हमें लगता है कि जिस ढंग से खास करके गरीबों के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए, बड़ा इशू माइग्रेंट लेबर का था यहाँ पर, तो माइग्रेंट लेबर के इशू पे भी जो लोग आए और सब लोग का जिस ढंग से व्यवस्था हुआ, और उन सब के लिए उनके कोष में, उनके खाते में पैसा का जाना, उनके घर में अनाज का आना, और सम्मान पूर्वक उनको स्टेशन से रिसीव करके पहुंचाना, ले जाना, ये एक बड़ा काम किया। हमें लगता है कि लगभग 1-1.25 महीने हमारी पूरी शासन प्रशासन लगी रही, हम सब लोग लगे रहे उनको करने के लिए। तो ये सरकार ने अपने काम के बदौलत एक बड़ा एक विश्वास, भरोसा जीता है, जनता का जीता है, वर्कर श्रमिकों का जीता है व्यवसायियों का भी। तो कुल मिला करके ये तमाम जो वर्ग हैं, किसानों का, आप देख रहे किसान के बारे में जिस ढंग से उनका एक आर्थिक सहयोग हुआ, या उनका जो कृषि नीति के कारण जो उनका चल रहा है, या उनके सामान की बिक्री का मामला हो, या प्रोक्योरमेंट प्राइस का मामला हो, इन सब मामलों में जिसने खुल करके में बिहार था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि साहब बिहार में इलेक्शन था, तो पॉलिटिक्स है तो होगा ही। जहां इलेक्शन है, जिस बच्चे को ज्यादा जरूरत है उस बच्चे को मिलना चाहिए सपोर्ट। तो हमें लगता है कि तमाम देश के लोगों ने, देश की पार्टी ने, देश की सरकार ने बिहार को पर्याप्त मदद किया है, और उस पर्याप्त मदद के कारण और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है, जो क्रियान्वयन का पार्ट है, वह नीतीश जी ने बखूबी निभाया है। उनके लोगों ने, उनके अधिकारियों ने, हमारे मंत्रियों ने और हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उसको निभाया है। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल, हम सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव वोट पे हम सब लोग जो है इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। संजय जी, एक बात और बहुत दिलचस्प है कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, वैसे तो सेंटर में एनडीए के साथ है, लेकिन वहाँ उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, और बीजेपी चाहती यह है कि चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कम आएँ और उसका जो फायदा है बाद में बीजेपी को मिले। क्या ये बात सही है क्या? देखिए, बता दें आपसे, ये बिल्कुल अफवाह है। देखिए, बिहार एनडीए में एलजेपी नहीं है, देश के एनडीए में एलजेपी रहा है। रामविलास पासवान जी हम लोग के नेता रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो मोटा मोटी ये मानते हैं कि देश भर में नेशनली वर्चुअली वह एनडीए में हैं, और चिराग जी का कोई स्टेटमेंट इधर नहीं आया है। हम ये मानते हैं कि चिराग जी एनडीए में थे, नेशनल एनडीए में हैं और रहेंगे, लेकिन बिहार में एनडीए में ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं इस बात को खारिज करता हूँ 100% कि किसी भाजपा के नेता का या किसी भाजपा के व्यक्ति द्वारा या कोई संगठन द्वारा कहीं से ये पोषित पल्लवित नहीं है। चिराग जी अपनी मर्जी से, लोजपा अपनी मर्जी से जो उनका कैंडिडेट दे रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। हाँ, लोजपा ने एक फेवर कर करके जो भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ में नहीं दे रहे हैं, ये उन्होंने एक फेवर किया है, उसके उनका आभार है। मगर कल से हम देख रहे हैं कुछ हमारे पार्टी के खिलाफ भी उनका टिकट, उनका सिंबल जा रहा है। तो ये फिर विचार करेंगे हमारे बड़े नेता लोग कि क्या है नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर उनके मन में भाजपा के प्रति अच्छी भावना अगर है, तो हम सब तो इसी के लिए काम करते हैं कि अच्छी भावना लोगों के मन में रहे हमारी पार्टी के प्रति,
ये अच्छा सौभाग्य है। लेकिन अगर वह हमारे उम्मीदवार के खिलाफ भी अगर अपना कैंडिडेट देंगे तो हमारे जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो तय करेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन आज की तारीख में मैं इस बात को खारिज करता हूं कि लोजपा को किसी ढंग का समर्थन भाजपा से नहीं है। दूसरी बात कि अभी लोजपा, बिहार लोजपा एनडीए से बाहर है और राष्ट्रीय लोजपा जो है वह एनडीए के साथ है। लेकिन क्या आपको आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान के अलग होने से जनता के बीच में कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जिसका नुकसान इंडिया को शायद हो? देखिए, ये तो निश्चित तौर से एक स्थिति तो बनी है, दुविधा की स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी दुविधा में सुविधा निकालना, ऐसा क्या है कि भाई पॉलिटिक्स में क्या होता है, राजनीति में हम सब लोग इसीलिए तो हैं, दुविधा है, अंतर्विरोध है, व्यवधान है, उसी में प्रावधान निकालना, समाधान निकालना। इसलिए हम लोग के लिए एक बड़ा ये सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि हम सब लोग उसको, जिस ढंग से हमारे नेता उसको हैंडल कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे नेता सुशील मोदी जी ने स्पष्ट कहा, जिन दिनों जब ज्वाइंट मीटिंग था नीतीश जी का और सुशील मोदी जी का, तो जो एनडीए हमारा एग्जिस्टिंग एनडीए है उसमें स्पष्ट कहा सुशील जी ने कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी का तस्वीर को इस्तेमाल करेगा उसमें हम मुकदमा करेंगे, हम उस पर इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम थाने में जाएंगे, ये कहा है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माननीय सुशील मोदी जी का आना ये दिखाता है कि हम सब लोग उस कंफ्यूजन को, उस भ्रम विभ्रम को दूर करने में कामयाब हो गए हैं। आपको लगता है कि चूंकि रामविलास पासवान जो कि एक भारतीय बिहार की क्या भारतीय राजनीति में उनका एक नाम रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरह वो नहीं रहे, लेकिन क्या इसका फायदा चिराग पासवान को बिहार चुनाव मिलेगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भारतीय चुनावी जो व्यवस्था है वहाँ पर एक सहानुभूति लहर कहीं ना कहीं काम करती है। तो आपको लगता है कि इसका फायदा शायद चिराग पासवान को मिले? देखिए, हम ये मानते हैं कि बिहार के लोग बड़े भावुक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और रामविलास पासवान की तरह कद्दावर नेता हमारे बिहार ने, हमारे समाज ने खोया है, इसका बहुत मलाल हम लोग को है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात आपने सही कहा, एक कद्दावर नेता थे, केवल दलित के नहीं थे, वह दलित के थे, गरीबों के थे, पिछड़ों के। उन्होंने बताया मंडल कमीशन को लागू करने में किसी एक आदमी की सर्वाधिक भूमिका रही है, वह रहा है योगदान रामविलास पासवान का रहा है। और उतना ही नहीं, आज सवर्णों के गरीब का जो आरक्षण की बात, पहला व्यक्ति जिसने इस चर्चा किया कि गरीब सवर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए, वो रामविलास पासवान थे। तो किस ढंग से एक समाजवादी यात्रा शुरू किया उन्होंने, और देश में एक समरस समाज बने। गरीब सवर्ण की बात, महिलाओं की बात, पिछड़ों की बात, एक दलित होकर के तमाम समाज की बात करना, ये रामविलास पासवान ने देश को सिखाया। हम सब बड़े उनका आभारी हैं। क्या सवर्ण, क्या पिछड़ा, क्या महिला, क्या दलित, क्या महादलित, सबकी चिंता उस व्यक्ति ने किया। हम सब उनके आभारी हैं और उनके जो ये अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे हम सब लोग। और हम लोग उनके पंक्ति पांच पे चलेंगे। वो और हमें बिहारी होने के नाते बड़ा मलाल हम लोग को है कि रामविलास पासवान इस चुनाव में नहीं रहे, और हम सब लोग उनके जो कार्य शुरू किए गए हैं उसको हम लोग आगे लगातार बढ़ाएंगे। ये है संजय जी, एक बात जो आपने देखा होगा, 2005 से नीतीश कुमार लगातार सीएम रहे, बीच का एक पीरियड छोड़ दें जब जीतन मांझी बने 2 साल के लिए, और 2013 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, 2015 में लालू जी के साथ वो चुनाव लड़े, फिर वो आए, और दोबारा फिर वापस 2017 में बीजेपी के साथ आए वो। लेकिन अमूमन तकरीबन 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के उनका जो सीएम लगभग बने रहे हैं इतने सालों में। लेकिन एक जो चीज़ है कि आपने देखा होगा कि बिहार के लोग बाहर जाकर हर जगह अच्छा कर रहे हैं, वो तो तमाम लोग चीज़ें कर रहे हैं। एक लालू राज की बात आती थी कि वहाँ पर लालू आरजेडी के शासनकाल में एक जंगल राज आया और वहाँ पर रोजगार को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। आपको लगता है कि वो जो एक बात थी जो लालू जी के बाद जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से आगे लिया, रोजगार आज भी वही समस्या है? अगर आज भी आप देखें कि बिहार के लोग बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिहार में किसी भी तरह से एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है पिछले 15 साल में जिसको कोई कह सके कि हाँ हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज भी लोग बाहर जा रहे हैं, आज भी रोजगार की तलाश में सब जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो 15 साल का एक शासन, लगभग 15 साल, पूरा 13 साल का रहा है,
उसमें लोग में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि आपने वो काम नहीं किए हैं, आपने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है कि जिससे बिहार की तस्वीर अलग अलग बदल गई हो। तो बार बार सिर्फ लालू के जंगल राज को याद दिला करके आप कब तक शासन में रहेंगे? देखिए, वह बिहार करने वाला, व्रवन करने वाला, ये नाम ही इसलिए बना था। तो बिहार के जिन में भ्रमण कह लें, समन कह लें, ये एक प्रवृत्ति है बिहार में। उस प्रवृत्ति के कारण जो है लोग आज से नहीं, कोई इस कारण से नहीं, मतलब लोग, बिहार के लोग दुनिया भर और दुनिया के लोग बिहार में भी आते रहे। तो बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। बिहार में कोई समुद्र के किनारे का स्टेट नहीं है। ये केरला नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये बंगाल नहीं है। बावजूद इसके बिहार चाहे विद्वानों का हो, व्यापारियों का हो, एक सेंटर रहा है। और उनका एक, या पर्यटक का रहा हो, ये सेंटर रहा है, या ज्ञान की तलाश में जो लोग आते रहे हैं। तो ये बिहार करने का, इसलिए ये बिहारियों को स्वभाव में रहा है। हाँ, ये बात अलग कहा आपने, ये बात कहा कि ठीक है, लालू जी के टाइम में, लालू राबड़ी के टाइम में कुछ हमारे जो लोग स्टैब्लिश थे, वो सब लोग भी बिहार से बाहर चले गए। तो उन स्थापित लोगों को पुनः बिहार में पुनः स्थापित करना, ये काम किया हम लोगों ने। हाँ, ये बात सही है, दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो है, एम्प्लॉयमेंट का अभाव है, जॉब का अभाव है, सर्विस का अभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार के लोग आज देश में या दुनिया में जहाँ जहाँ पे हैं, उसके इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कहना कि यहीं पे लोगों को रोक लेना, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। और इंडस्ट्री, हम बता दें आपसे, इंडस्ट्री के लिए जो तौर तरीका अभी है, अब उसी इंडस्ट्री का मतलब कि अब तो खेती एक बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, फिशिंग बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, सॉफ्टवेयर बड़ी इंडस्ट्री हो रही है। कुल मिलाकर के प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उस पर जोर कम अब है, उसमें अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि का क्षेत्र है, जो टर्सरी है, जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा का क्षेत्र है, इस दोनों में हमारे लोग जम के काम कर रहे हैं। और हम सब लोग अभी कह सकते हैं कि आज जो दुनिया भर में जो काम बिहार में हो रहा है, देश में जो काम हो रहा है, उसमें बड़ी भूमिका में IT के लोग हों, वो हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स काफ़ी खुला है। कॉल सेंटर्स का आप जानते हैं हमारे पटना में भी, और पटना के सुदूर सबर्ब सिटीज में भी लगातार खुल रहे हैं, जिसमें लड़के हमारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो एक बिल्कुल स्टार्टअप का जो मामला है, स्टार्टअप भी मतलब ये ग्रेजुअली क्लिक कर रहा हम लोग हैं। तो हम लोग स्टार्टअप में बॉम्बे हो जाएंगे, हैदराबाद हो जाएंगे, सोच नहीं है। लेकिन स्टार्टअप जो है, आइडिया बिजनेस, नॉलेज बिजनेस, काफ़ी कुछ शुरू हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके पहले क्या था कि आदमी धुआं से कि साहब कितना चिमनी जल रहा है, कितना क्या है। अब तो स्मोकलेस इंडस्ट्री है, स्मोकलेस कह सकते हैं इकोनॉमी है, सिमलेस इकोनॉमी है। इसीलिए हमें लगता है कि अब जो काम है दिखाई भले न पड़ रहा हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि सॉफ्टवेयर ने, ऑर्गेनिक फार्मिंग ने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। हाँ, उसका एनुमरेशन, उसका पब्लिकेशन, उसका जो प्रचार तंत्र है, थोड़ा सा हम लोग कमजोर हुए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बच्चे सब उस आइडिया बिजनेस में, स्टार्टअप वेंचर्स में काफ़ी आगे आ रहे हैं, और उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसको हम लोग बढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी उपाय नहीं है। तो हमारे विरोधी ने कहा है सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी दुनिया में नौकरी, उस पर कोई अर्थव्यवस्था चलने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट नौकरी देंगे, सवाल नहीं उठता है। मैकेनाइजेशन हो गया, मकीनाइजेशन हो गया, अब कंप्यूटराइजेशन हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सरकारी नौकरी का जो ये ख्वाब दिखा रहे हैं, ये कतई संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टार्टअप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर काफ़ी जोर हो रहा है, और उस तरफ एक क्रांति बनेगी। ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है आने वाले गवर्नमेंट की, हम लोग की, कैसे हम लोग उस तरफ लोगों को प्रमोट करें, डायरेक्ट करें। और ये इस मामले हम लोग गंभीरता से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए हैं। हम लोग कामयाब होंगे उसमें। जी संजय जी, एक सच ये भी है कि जनता, बिहार की जनता में एक बार लगातार वो रह रही है कि 2013 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ कर गए, और उसके बाद जब आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद से लेके अब तक, उसके पहले तक
तब तक फिर भी ठीक था कि नीतीश कुमार के शासनकाल में एक बेहतर एक पॉजिटिव चीज़ जा रही थी। लेकिन ऐसा लगा लोगों को कि 2013 में एक ब्रेक लगा और पिछले 7 साल से जो बिहार में जो व्यवस्था चल रही है, 2 साल आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार, उसके बाद आपके साथ 2017 में फिर वापस भी आए हैं, उसके बाद जो तमाम जो चीज़ें हुई हैं, लोगों के मन में एक बात है कि वो अब नीतीश कुमार नहीं रहे, अब वो उनमें वो वाली बात नहीं है। आप बिहार की बात कीजिए, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पहला टर्म जो आप लोग का नीतीश कुमार जो 2005 में चुनाव जीतकर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा था। उसका बहुत इंपैक्ट लोगों में पड़ा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, आज की तारीख में कानून व्यवस्था वहाँ पे बेहतर नहीं है, आज की तारीख में रोजगार की वहाँ दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो एनडीए सरकार है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है। तो आपको लोग वोट क्यों दे? आपको फिर से नीतीश कुमार को सत्ता की चाबी क्यों दे? देखिए, डेवलपमेंट एक इशू है, एम्पावरमेंट एक इशू है, इंटाइटलमेंट एक इशू है। सवाल है कि चीजों को ये जानना, लोगों का, पीपुल्स का प्रबोधन हो, आम जन का प्रबोधन हो, प्रशिक्षण हो, समझदारी हो। ये देखिए, कई चीजों का हम केवल ये मान के चलेंगे। देखिए, आज बिहार की सड़कों का जो स्थिति है, उसकी सराहना देश भर में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, बता रहे आपसे, जो बिहार था, जो आज है, वह बेहतर स्थिति है। वो चाहे एनसीआरबी का रिकॉर्ड हो, बाकी सब हो। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक तो विजिबल है, डेवलपमेंट इनविजिबल है। आप देखें, जस्टिस हमारे यहाँ नीचे भी जा रहा है। एक क्लास में, एक कास्ट में, एक ग्रुप में, एक रीजन में सिमट नहीं गया है। पहले था कि साहब स्थितियां थी कुछ जातियों विशेष में, कुछ क्षेत्र विशेष में सिमट सा गया था। यह बट रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जस्टिस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जस्टिस का वितरण हो रहा है। इसलिए इस वितरणवादी न्याय व्यवस्था को खड़ा करने में नीतीश जी ने निश्चित तौर से एक बड़ा काम किया है। और उसका वो काम संभव हो सका है कि साथ में बीजेपी रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि जो जस्टिस का जो डेवलपमेंट, जस्टिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जस्टिस सेंट्रलाइज नहीं हुआ है, केंद्रित नहीं हुआ है, कि जो विकेंद्रीकृत न्याय व्यवस्था हो रही है, ये अच्छी बात, एक नया डेवलपमेंट है। ये नया डेवलपमेंट है कि उसी हमारे इन प्रयास के कारण हमारे विरोधी आरजेडी ने भी कहा है कि हम आर्थिक न्याय करेंगे। कल तक जो सामाजिक न्याय को अपना फॉर्मूला मानते थे, अपना ब्रह्मास्त्र मानते थे, अब वो आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब ये है, तो आर्थिक न्याय की पहली चर्चा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने क्या साहब, आर्थिक न्याय का मतलब केवल नौकरी मिलना नहीं है, इंडस्ट्री करो, बिजनेस करो। और उन्होंने वेंचर कैपिटल के माध्यम से, चाहे सिक्योरिटी के माध्यम से लगातार वो कर रहे हैं। इसलिए आर्थिक न्याय का नारा जो दिया है तेजस्वी जी ने, उसका एक बड़ा कारण है कि जो हम लोग का जो एक्टिविटीज है, उनकी पॉलिसी है, वो उनको कंपेल किया। इसलिए हम मानते हैं कि ये डेवलपमेंट है। ये एजेंडा अगला जो विपक्षी है, वो भी हमारे एजेंडा को सेट कर रहा है। इसलिए डेवलपमेंट का कहना, डेवलपमेंट का ही है, कहीं एम्पावरमेंट है। और हमारे यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायतों में, बड़ी बात है। बच्चियों को साइकिल दिया गया, मैट्रिक पास करने वाले को अलग स्टाइपेंड है, प्लस में अलग स्टाइपेंड दिया गया है, बीए वाले को अलग स्टाइपेंड दिया गया है। चाहे किसी कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, फॉरवर्ड्स हो, बैकवर्ड्स हो, दलित हो, मादलित, ये जो महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, वो सब मान सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं। एक महिला का एम्पावर होना उस प्रकार का एम्पावर होने के बराबर है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस ढंग से जो चीजों को देखेंगे आप, एम्पावरमेंट का, इंटाइटलमेंट का और डेवलपमेंट का, तीनों का जो साथ चल रहा है मेल, इसलिए हम सब लोग नीतीश जी के और सुशील मोदी जी के आभारी हैं। उन्होंने बिहार में मॉडल सेट किया है और उस मॉडल को कई स्टेट में, दुनिया भी स्टडी कर रही है कि बिहार में ये संभव है। इसीलिए इस सरकार का बड़ा योगदान है कि बिहार का जो माइंडसेट है, जो बिहार के बारे में परसेप्शन रहा है, वो चेंज किया है। यह भी हमारी उपलब्धि है। हम मानते हैं कि अभी कहीं ना कहीं टेंजेबल डेवलपमेंट है। बिहार चुनाव की बात हो और जातीय समीकरण की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी दुर्भाग्य है, या इसको होना नहीं चाहिए जो चीज़ बिहार में अभी भी जातीय समीकरण हर समीकरण पे भारी पड़ता है। 2015 में भी ये देखने को मिला है और आज भी आरजेडी का ये दावा है, जिस तरह से आरजेडी चुनाव में जा रही है, कि उनका जो माई समीकरण, जो मुस्लिम यादव का एक जो उन्होंने एक वो बनाया था, आज उनके एडवांटेज उनके फेवर में है।
एक बड़ा चंक ऑलरेडी उनके साथ, अगर उनके दावे को हम मान के चलें तो एक बड़ा चंक उनके साथ ऑलरेडी है। लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। इसमें आपको लगता नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि चुनाव जीत जाएंगे, कहीं बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग बिल्कुल नहीं है। बता दें आपसे, आपने बिहार के बारे में जो बातें कहा, देखिए इस देश में सबसे कम जातिवाद कहीं अगर है तो बिहार है, उस पर अलग से हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और इस देश में जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। इतने हमले किए हमारे हमलावरों ने, इतने हमले हमारे यहाँ आक्रामक जो आए बाहर से, इतने हमारे समाज को तोड़ना चाहा, मगर हिंदू समर्थ इतना रहा है वो टूट नहीं सका मित्रों। इसलिए हम मानते हैं इस बात को कि हम सब लोग जातीय यथार्थ है इसमें। सर्वाधिक कम, सबसे कम जातिवाद बिहार में हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कहाँ से लोग नहीं आए। मधु दंडवते आए हमारे यहाँ, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे यहाँ आए, कौन जाति थे क्या थे लोग जानता नहीं था। मधुली में आए, सबने स्वीकार किया उन सबको। मतलब ये है कि हमारे यहाँ चाहे समाजवादी प्रयास से हो, राष्ट्रवादी प्रयास से हो, सामवादी प्रयास से हो, हम लोगों ने कास्ट से लड़ा है और कास्ट की रियलिटी को समझा हम लोगों ने है। ये जातिवाद नहीं है, इसको न्याय नहीं मिला है 1000 वर्षों से। अगर हम न्याय दे रहे हैं उसको है, ये कहीं से जातिवाद का नहीं है, ये न्याय है, सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है, ये समरसता का न्याय है। इसलिए हमें लगता है कि जातिवाद का, जो आपने कहा कि माई समीकरण दरक गया है वो। बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में यादव समाज ने वोट किया हमको, मुस्लिम समाज ने वोट भले न किया हो, लेकिन मुसलमान समाज कम वोटिंग किया हमारे विरोधियों को। ये बड़ी बात है। मुसलमान का नहीं वोट करना कांग्रेस को आगे को, ये समर्थन हमारे लिए है। और हम सब इस बार टॉप प्रायोरिटी में मुसलमानों के गांव में, यादव गांव में जो माई समीकरण है, और लगातार जा रहे हैं हम सब लोग हैं, विशेष प्रयास करके हम सब लगे हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस बार भी हम लोग जो लोकसभा में जिन लोगों ने जो ट्रेंड दिखाया था माई इक्वेशन में, वो ट्रेंड मेंटेन होगा, उससे अधिक वोट हम लोग को मिलेगा। इसलिए हमें बात है माई समीकरण जो तर्क हुआ है, विभाजन हुआ है, इससे हम सब लोग बार 204 243 में 204 हम लोग आगे सीखेंगे। ये ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे कन्विक्शन सब लोग लगे हुए हैं। अपनी बार हम लोग कोरोना से पहले 2 चुनाव हुए, एक महाराष्ट्र में, एक हरियाणा में। महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी जो शिवसेना छोड़कर चली गई सरकार, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बना लिया। हरियाणा में आपकी मेजोरिटी नहीं आई, वहाँ पर आपको दुष्यंत चौटाला के साथ वहाँ पर सरकार बनाना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि ये चिंता की बात है? और हाल में आपके एक और पुराने सहयोगी जो शिरोमणि अकाली दल है, किसान बिल मुद्दे पर आपको छोड़ के चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर जिस तरह से जो पार्टनर हैं बीजेपी के, एक एक करके साथ छोड़ के जा रहे हैं, और नीतीश कुमार का भी जो पिछले 6-7 साल का जो ट्रैक रहा है बीजेपी के साथ लेकर के, कभी इधर कभी उधर का हो रहा है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट ये लेकर के आए? बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है ये? देखिए, ये चलता है अलायंस पॉलिटिक्स में, हर बात अलायंस पार्टनर की मानी जाए। जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हमारे साथ में हैं, उनका स्टेट सेंट्रिक उनके एजेंडा होते हैं। हम भाजपा के लोगों का कंट्री सेंट्रिक, राष्ट्र केंद्रित हम लोग का एजेंडा होता है, और हम सब कुछ चिंता करते हैं। जहाँ कहा आपने कहा हम हरियाणा में क्या थे, हरियाणा में जो हम लोग का उपलब्धि हुआ बता दें आपसे, वह उपलब्धि को हम लोगों ने एक लेवल पे लाया है। हरियाणा में सरकार पहले आ गई, संगठन में हम बाद में गए, और करेंगे आप। त्रिपुरा में सरकार पहले आ गई, संगठन में बाद में गया। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और संघ से सीट का शेयरिंग या वोट परसेंटेज हमारा महाराष्ट्र में बढ़ा, अपने आप में था कि हम लोग आपके प्रेसिडेंट थे, पार्टनर थे, आप लोग वोट लाया, सीट लाया। देखिए होता क्या है, जब छोड़ने के बाद हमारा नुकसान होता है, अगर तो समझ में आता है। छोड़ने के बाद हम लोग जमते हैं, और हम जमते हैं, हमारी मजबूती बढ़ती है, तो यह एक अच्छी बात है। बावजूद इसका हम ये प्रयास करते हैं, जिन एलाइज ने हमें साथ छोड़ा है, तो हमारा भी है, जब भी आए हमको ज्वाइन करें, हम सब मिल करके राज्य और देश की आगे बढ़ाएं, या आगे बढ़ाएं, दुनिया में नंबर 1 बन के हम सब लोग प्रयास करें। जी। अच्छा, एक बात बताइए संजय जी, अब तक बीजेपी जो रही है बिहार में, नीतीश कुमार के साथ हमेशा जूनियर पार्टनर के तौर पे रही है। क्या बीजेपी को ये नहीं लगता कि आप
आप भी कभी सीएम की कुर्सी आपको मिले, इतने साल से लगातार आप नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, आपको डिप्टी सीएम की वो मिल जाता, आप जूनियर पार्टनर के तौर पर हैं, तो क्या ये वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि एक वक्त आ गया है जहां पर आप कहें कि अब हमें भैया अब हो गया, अब सीएम की कुर्सी हमारी होनी चाहिए? आपकी पार्टी की वहां पर इतनी बड़ी पहुंच है, नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल वहाँ पे सरकार है, तमाम चीजें हैं। हमारे नेताओं ने लगातार कहा है, सीट हमारी अधिक आवे या कम आवे, हमारे सीएम कैंडिडेट इस बार नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमारे नेताओं ने कह दिया। हमारे कुछ बयान पहले आए थे, उसमें लोग ये निकालेंगे तो 1 साल पहले का बयान बना था, लेकिन अब हम सब लोग इस बात की मानते हैं कि हमारा सीट अधिक आवे या कम आवे, हमारा सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन दुकान नहीं है। रहेंगे, बनेंगे, बनाएंगे हम सब जी। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम चर्चा की, और आप लोगों को चुनावी मैदान में आप जा रहे हैं, उतर रहे हैं। कोरोना काल में एक चुनाव हो रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों के बीच में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय है सबके लिए, नेताओं के लिए, सरकार के लिए, लोगों के लिए भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।